रेप जैसी दर्दनाक घटना पीड़िता को शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से अंदर तक तोड़कर रख देती है। एक वक्त ऐसा भी था जब उस परिस्थिति में समाज भी पीड़िता को ही दोष दिया करता था। आज के समय में बलात्कार जैसी जघन्य अपराध हर दूसरे दिन सुनने को मिलते हैं, पर एक दौर ऐसा भी था जब बलात्कारियों को ही नहीं बल्कि रेप पीड़िता को समाज ही नहीं हमारा न्यायालय भी दोषी मान लिया करता था। इन मामलों में अक्सर ये देखने को मिलता था कि सामान्य जन इन अपराध को पुलिस थाने में दर्ज करवाने से भी कतराते थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई मामले तो थाने तक पहुंच ही नहीं पाते थे। पर बलात्कार के मामलों को थाने तक लेकर जाने में हमेशा वो पहली कड़ी हमें जाननी चाहिए कि आखिर कब बलात्कार का पहला केस थाने में पहुंचा और उस पर आगे क्या कार्रवाई हुई थी। बलात्कार का वो केस जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, जिसकी वजह से स्वयं भारत के कानून में बदलाव लाए गए थे। ये वक्त 1972 का था। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र के देसाईगंज जिले में एक आदिवासी लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 14 या 16 साल की रही होगी। असली नाम कोई नहीं जानता, पर घटना के बाद अखबारों में उसे मथुरा नाम दिया गया था। मथुरा अनाथ थी। उसके 2 बड़े भाई भी थे, जिनमें से वो एक के साथ रहा करती थी। घर में 2 पैसे आए, इसके लिए वो घरों में काम करती थी। एक घर में जहाँ वो काम करने जाती थी, एक औरत नुशी भी काम किया करती थी। नुशी का एक भतीजा भी था, जिसका नाम अशोक था। वो अक्सर उसके घर में आया जाया करता था। मथुरा और अशोक की मुलाकात होती रहती थी। वो अच्छे दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे वो एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। मथुरा ने अशोक को शादी के लिए हाँ भी कह दिया, जिसमें नुशी भी रजामंद थी। वो मथुरा को अपनी बहू मानने के लिए भी तैयार थी। मथुरा और अशोक के रिश्ते के बारे में पूरे गाँव को अब पता चल चुका था। मथुरा के भाइयों को ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्होंने पुलिस में अशोक के खिलाफ शिकायत की थी कि उसने मथुरा को अगवा करके रखा था और उससे वैश्यावृत्ति करा रहा था। 26 मार्च 1972 को पुलिस ने मथुरा, अशोक और उनके परिवार वालों को थाने में बुलवाया। सबसे पूछताछ करने के बाद पुलिस ने बाकी सबको तो घर भेज दिया, पर मथुरा को रोक कर रखा, यह कहते हुए कि थोड़े और सवाल करने हैं। रात के 10:30 बज रहे थे। 2 पुलिसकर्मी मथुरा को एक बंद कमरे में ले गए, जहां एक ने उसका बलात्कार किया और दूसरे ने उसे गलत तरीके से छुआ। बलात्कारियों ने मथुरा को डराने की कोशिश की। उन्होंने उससे कहा कि थाने में जो भी हुआ है उसके बारे में वो किसी को न बताए, पर मथुरा आसानी से डर जाने वालों में से नहीं थी। उसने अपने भाइयों और रिश्तेदारों को सब बताया और उन्होंने कोर्ट में जाने का सेशन कोर्ट में है केस 1 जून 1974 तक चला। जज ने ये फैसला सुनाया कि मथुरा के बलात्कारी निर्दोष हैं, क्योंकि मथुरा की मेडिकल जांच से ये पता चलता है कि वो वर्जिन नहीं है। घटना से पहले भी उसने मर्दों के साथ संबंध बनाए हैं और न्यायालय के मुताबिक इसका ये साफ मतलब था कि उस दिन पुलिसकर्मियों के साथ उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। न्यायाधीशों का यह शर्मनाक बयान गुस्सा दिला देने वाला था। केस की दोबारा सुनवाई के लिए मुंबई हाई कोर्ट में अपील की गई। सैंक्शन कोर्ट के जजमेंट को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा था, अगर पीड़िता डर या किसी और वजह से नहीं बोल पा रही थी तो उसे कंसेंट नहीं माना जा सकता। ऐसे में हम यह नहीं कह सकते कि उसने अपनी मर्जी से संबंध बनाए थे। दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को 1 और 5 साल की सजा सुनाई गई, तो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। सितंबर 1979 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दोनों कांस्टेबल को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि मथुरा ने शोर नहीं मचाया था, उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, यानी उसने संघर्ष नहीं किया, यानी कि उसका रेप नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे संबंध बनाने की आदत थी, उसने पुलिस वालों को उकसाया होगा। इसके बाद देश भर में तहलका मच गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में लॉ के प्रोफेसर उपेंद्रनाथ बख्शी, रघुनाथ केलकर और लतिका सरकार ने पुणे की वकील वसुधा धागमकार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक खुला खत लिखा। वसुधा धागमकार ने ही मथुरा का केस लड़ा था। ओपन लेटर में प्रोफेसर ने पूछा, क्या शादी से पहले संबंध बनाना इतना बड़ा टैबू है कि पुलिस को नाबालिग लड़कियों को रेप करने का लाइसेंस मिल जाता है। इसी दौरान इस फैसले के खिलाफ देश भर में कई महिला संगठन भी तैयार हो गए, जिसमें से एक था फोरम अगेंस्ट रेप, जिसका नाम बाद में बदलकर फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन कर दिया गया था। इसके बाद दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार तो हो गई, मगर जजों के मुताबिक मथुरा के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए कोई लोकस स्टैंडी नहीं था, यानी कानून की नजरों में मथुरा पीड़िता थी ही नहीं।
उसे अपने लिए इंसाफ मांगने का कोई हक नहीं था। उस समय रेप के कानून इतने मजबूत नहीं थे और रेपिस्ट से ज्यादा पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे। इसलिए कानूनी तौर पर मथुरा पीड़िता थी ही नहीं, बल्कि वो दोषी ठहराई जा सकती थी। ये वो दौर था जब हाई कोर्ट आम जनता से बहुत दूर था। इस ओपन लेटर को भारतीय मीडिया तक ने तवज्जो नहीं दी। कुछ महीने बाद पाकिस्तान के अखबार डॉन ने इस ओपन लेटर को छापा। तब भारतीय मीडिया ने इस ओपन लेटर पर ध्यान दिया था। दिल्ली समेत देश के कई शहरों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। 8 मार्च 1980 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर समेत कई शहरों में स्त्रियां सड़कों पर उतर आई। केस को रीओपन करने की, मथुरा को न्याय दिलाने की आवाजें तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का दिल नहीं पिघला। गौरतलब है कि भारत सरकार को 1983 में रेप कानून को बदलना पड़ा। 76 में बड़ा बदलाव लाया गया। इसमें नए विभाग ABCD को जोड़ा गया। इसके तहत कोई भी पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी या हॉस्पिटल का मालिक अपनी हिफाजत में किसी औरत को रेप करता है तो उसे 10 साल की सजा से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। एविडेंट एक्ट में सेक्शन 114A जोड़ा गया, जिसके तहत अगर पीड़िता यह कहती है कि उसने यौन संबंध के लिए हाँ नहीं कहा था, तो कोर्ट को इस बात का यकीन करना चाहिए कि उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। मथुरा रेप केस के बाद इन कैमरा रेप ट्रायल्स भी शुरू किया गया और विक्टिम की पहचान जाहिर करने पर प्रतिबंध लगाया गया। 1983 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी आया, जिसके तहत अगर पीड़िता मानसिक तौर पर विचलित हो या वो नशे में हो और ऐसे में उसे यौन संबंध मनाने के लिए मजबूर किया गया हो तो इसे बलात्कार माना जाएगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर अपराध गंभीर है तो पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले लिखित में मजिस्ट्रेट को कारण देना होगा कि आखिर रात को गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। मथुरा रेप केस ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर किया था कि बलात्कारी क्या है, कंसेंट का उल्लंघन कब और कैसे होता है। इसके आधार पर नए कानून बने ताकि बलात्कार की पीड़िताओं की सुरक्षा बेहतर तरीके से की जा सके। पीड़िता पर सबूत का भार, बंद कमरों में केस को लड़ा जाना, पीड़िता की पहचान को गुप्त रखना और सख्त सजा के प्रावधान भी जोड़े गए थे। मथुरा की जब मेडिकल जांच की गई थी तब डॉक्टर्स ने 2 फिंगर टेस्ट किया था। ये रेप टेस्ट का सबसे घटिया तरीका था। ये टेस्ट न सिर्फ वैज्ञानिक तौर पर गलत है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया है। कहा जाता है कि मथुरा ने देसाईगंज छोड़ दिया था। उसके बाद उसने अपना नाम भी बदल लिया और एक आदमी से शादी की थी। उसके 2 बेटे हुए, लेकिन मथुरा एक कच्चे मकान में गुमनामी की कहीं जिंदगी जी रही है।